Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to Polity MCQ series. In today's session, we are going to cover emergency provisions, that is national emergency, president rule, and financial emergency. Then official languages, then Schedule 5 and 6, that is scheduled and tribal area, and then PACE Act, Panchayati Raj Extension to Scheduled Area Act of 1996. So let's begin with the very first question. Consider the following statements regarding the recent inclusion of 5 new classical languages in India. ये क्वेश्चन आप पक्का प्रिपेयर करके जाएंगे करंट अफेयर वैल्यू की वजह से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पेपर सेट कर रहा हूँ मतलब अगर मैं पॉलिटी के क्वेश्चन दे रहा हूँ तो लैंग्वेजेस से अगर मुझे क्वेश्चन डालना हो तो मैं सारा ट्रेडिशन छोड़ के ये क्वेश्चन डालूंगा। अब आई बिलीव यू नो अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेजेस। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड नहीं है पहली बात तो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, स्टेट की, जुडिशरी की। इसके अलावा जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं 22 लैंग्वेजेस उनकी बात की गई है। साल 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक नई चीज शुरू की थी कि कुछ पुरानी लैंग्वेजेस को, जिनका 1500 से 2000 साल पुराना इतिहास है लिटरेचर का, उनको हम क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर आइडेंटिफाई नोटिफाई करेंगे। तो रिसेंटली 5 लैंग्वेजेस, पहले 6 हुआ करती थी, 5 लैंग्वेजेस में ऐड की गई। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। 5 new additions are Marathi, Bengali, Assamese, Pali and Prakrit. What about Persian? शायद आपने न्यूज में ये भी सुना हो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे ईरान गए थे और वहां पर उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे पर्शियन को। सो प्लीज याद कर लें, पहली बात तो पर्शियन लैंग्वेज की अनाउंसमेंट जरूर हुई थी लेकिन इसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, तो ये नई एडिशन नहीं है। तो पर्शियन आप नहीं टिक करेंगे अगर आपने कहीं पढ़ा है और आपको याद आ रहा है तो 5 लैंग्वेज अभी याद कर लेंगे। मराठी है, बंगाली है, एसमीज है, फाली एंड प्राकृत। 5 नई लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। द रिवाइज्ड क्राइटेरिया 2024 require classical language to demonstrate an unbroken literary tradition from antiquity to the present. अब ये रिवर्स है स्टेटमेंट। मतलब ये स्टेटमेंट तो कह रही है कि एक अनब्रोकन लिटरेरी ट्रेडिशन है जब भी वो इतिहास से शुरू हुई। मान लीजिए अगर 2000 साल पुराना कोई लिटरेचर है किसी लैंग्वेज का तो अनब्रोकन ट्रेडिशन है और उसमें कुछ चेंजेस भी नहीं आए, बल्कि इसके उलट क्राइटेरिया किया गया था कि अगर बीच में किसी टाइम पीरियड में कुछ ब्रोकन ट्रेडिशन रहा है कि उस दौरान लिटरेचर नहीं ज्यादा लिखा गया या फिर कुछ चेंजेस आ गए। जैसे पंजाबी हालांकि क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, रिसेंट ओरिजिन की लैंग्वेज है, लेकिन आप देखें तो जो अर्लियर पंजाबी थी जिस तरह के अक्षरों में गुरु साहब लिखा करते थे तो उससे बहुत चेंज आ गया आज के अक्षरों में। तो कोई ऐसा नहीं कि अनब्रोकन लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए। अगर ब्रोकन लिटरेरी ट्रेडिशन भी है तो चेंजेस आ गए हैं जो उसका एंटिक्विटी वाला रूप था, तब भी उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। तो अनब्रोकन नहीं, अगर ब्रोकन होगा तो भी चलेगा। ये 2024 में ही अपडेट किया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Then the total number of classical language in India is now 11. तो पुरानी वाली भी याद करके जाएंगे। तो आप साउथ पे फोकस करें। सो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, इसके अलावा संस्कृत एंड ओडिया, इनको पहले ही 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा था। 5 मिल गई हैं, 11 हो गई। A key benefit of classical status includes establishment of centers of excellence at the Central Institute of Indian Language, मैसूरू। ये बेनिफिट है। अगर आपको एक बेनिफिट याद करना हो कि आखिर क्लासिकल लैंग्वेज मिलने के बाद क्या फायदा होता है, तो देखिए एक तो रिसर्च स्कॉलर्स को फायदा होगा, उसके अंदर ज्यादा रिसर्च की जाएंगी, बहुत सारे यंग जो उस लैंग्वेज को पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि सरकार हेल्प आउट करती है उस लैंग्वेज के अंदर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्रिएट करने के लिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। सो ओनली one statement, that is second, is incorrect. Moving to consider the following statements regarding the Panchayat's extension to Scheduled Area Act 1996 PESA Act. So as we know, under Article 243M, जो 73rd अमेंडमेंट है, ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया में लागू नहीं होता है, एक्सेप्शन है। तो फिर 1996 में पंचायती राज को या इसकी प्रोविजन को मॉडिफाइड तरीके से ट्राइबल कल्चर के इन अकॉर्डिंग करके हमने शेड्यूल्ड एरिया में इंप्लीमेंट करने के लिए पेस एक्ट पास किया। सो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट एज आंसर।
The PESA Act grants authority to Gram Sabha in scheduled areas to manage natural resource including land, water, forest. अच्छा, इसमें कहीं पर अगर वर्ड आ जाए, जैसे यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट आ गई लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, करेक्ट है, लेकिन अगर डिटेल में हो तो माइनर वर्ड का तलाश कीजिएगा, जैसे माइनस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे माइनर वाटर बॉडीज, जो लार्जर चीज है वो स्टेट के पास है। तो पहली चीज क्लियर है। देखिए, पेसा एक्ट का एक मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि ग्राम सभा को न्यूक्लियस ऑफ ऑल पावर बना। तो पेसा एक्ट में ग्राम सभा को ये सारी चीजें दी गई हैं। ग्राम सभा की डेफिनेशन क्या है? वही जो 73rd अमेंडमेंट में है, ऑल द रजिस्टर्ड वोटर ऑफ अ पंचायत एरिया। सेकंड, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पेसा एक्ट लागू होता है सिर्फ उन स्टेट्स के अंदर जहां पर शेड्यूल 5 इंप्लीमेंट है या फिर कहूं शेड्यूल 5 के तहत वहां पर प्रेसिडेंट साहब ने शेड्यूल्ड एरिया नोटिफाई किया हुआ है, और इस वक्त भारत के 10 राज्यों में शेड्यूल 5 इंप्लीमेंटेड है। तो सिर्फ उस टेरिटरी के अंदर लागू होगा, उस स्टेट में लागू होगा, तो सब स्टेट्स में लागू नहीं होता है। सेकंड इज इनकरेक्ट। The consent of Gram Sabha is mandatory before acquisition or transfer of land in scheduled areas under PESA. And fourth, the state legislature have a binding role in the functioning of panchayats and Gram Sabha under PESA. सो देखिए, थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि जहां पर भी अगर कोई ट्रांसफर ऑफ लैंड करना है या इसके अलावा माइनिंग लीज इशू करनी है, वहां पर ग्राम सभा की कंसेंट जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट है, द स्टेट लेजिस्लेचर है बाइंडिंग रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत एंड ग्राम सभा, नहीं, ये बाइंडिंग रोल नहीं है, एडवाइजरी रोल हो सकता है। वही तो चीज है कि ग्राम सभा को ज्यादा पावर दी गई है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो आवर आंसर इज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding the effects of national emergency under Article 352 and President rule under Article 356 in India. So, during a national emergency, the distribution of legislative powers between center and state is suspended, and Parliament can legislate on subject of state list. तो क्या ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट इंक्रोच कर सकता है स्टेट टॉपिक के ऊपर? सो सर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका रिलेटेड आर्टिकल भी याद कर लीजिएगा, 250। आर्टिकल 250 प्रोवाइड्स दैट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट स्टेट टॉपिक के ऊपर लॉ बना सकता है। ये और बात कि इस तरह से बनाए गए लॉ ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये नेशनल इमरजेंसी में कंटिन्यू करेंगे और इमरजेंसीज होने के बाद 6 महीने और कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद लैप्स कर जाएंगे। देन द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई or suspend the distribution of financial resources between center and state during national emergency. क्या फाइनेंशियल रिलेशन भी सस्पेंड किए जा सकते हैं, मॉडिफाई किए जा सकते हैं? वो भी नॉट एट द बिहेस्ट ऑफ पार्लियामेंट, रादर एट द बिहेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी देखना है कि अथॉरिटी कर कौन सकती है। करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ये पहली बात, अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है। और दूसरा, देखिए, क्योंकि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ऐसे कॉजेस से फाइट की जा रही है, नेशनल सिक्योरिटी खतरे के अंदर है। So, Parliament or center is made free to use all the resources of country to fight the cause. तो जो सेंटर स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट रिसोर्सेज, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है, जैसे उसमें 41% पैसा स्टेट्स को बांटा जाता है, तो उसमें कटौती कर सकते हैं कि भाई हम 41 नहीं देंगे, हम तो 20% देंगे, 10% देंगे, नहीं देंगे। तो सेकंड इज करेक्ट स्टेटमेंट। देन अंडर प्रेसिडेंट रूल, the president can assume all the functions of the government including those relating to the high court. ये स्टेटमेंट सिर्फ गवर्नमेंट तक रह जाती तो ठीक थी, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल में प्रेसिडेंट जो भी पावर गवर्नर के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो अज्यूम कर लेता है, तभी तो प्रेसिडेंट रूल है कि आप रूल प्रेसिडेंट से चलेगा। लेकिन क्योंकि लिख दिया इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू हाई कोर्ट, नहीं सर, ये नहीं है। तो प्रेसिडेंट साहब हाई कोर्ट खोल के थोड़ी बैठ जाएंगे, तो हाई कोर्ट की पावर से छेड़खानी नहीं की जाएगी। Then the term of Lok Sabha and State Legislative Assembly can be extended by 1 year at a time during national emergency, but not beyond 6 months after the emergency has ended. Now, this is a special provision. जैसे इंदिरा गांधी मैम की बात करें तो उन्होंने लोकसभा का टेन्योर 2 बार एक्सटेंड किया था, तो एक्स्ट्रा साल लेने की कोशिश की थी। तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी लेजिस्लेचर पर एक इफेक्ट ये होता है कि पार्लियामेंट के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी और लोकसभा का भी टेन्योर
1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है, बट ये पार्लियामेंट बाय लॉ करेगी, ये याद रखिएगा। और 1-1 साल करके ये कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन जैसे इमरजेंसीज करेगी उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। So our answer is C. 3 statements are correct. First, second, and fourth one. Moving to which of these statements are major point of difference between national emergency and president rule? So major difference क्या है दोनों का? The state governments are automatically dismissed on application of president rule, which may not be the case of national emergency. बिल्कुल करेक्ट है सर। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट फाइट कर रही है ग्रेव कॉजेस से, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। ऐसे में अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को भी सस्पेंड कर दें तो स्टेट का काम भी सेंटर को देखना पड़ेगा, तो अपना काम क्यों बढ़ाएंगे? तो नेशनल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू करते रहते हैं बट अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सेंटर। लेकिन प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट रूल में स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड। लेजिस्लेचर चाहे सस्पेंडेड एनिमेशन में है चाहे डिसॉल्व है, वन थिंग इज फॉर श्योर दैट प्रेसिडेंट रूल इन्वोक होते ही द स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड। सो पहली चीज क्लियर। There is no maximum period prescribed for the operation of president rule, unlike national emergency that ceases after 1 year. Now this is completely wrong statement. National emergency को हर 6 महीने पर लोकसभा राज्यसभा की स्पेशल मेजोरिटी के रीअप्रूवल के बाद आप एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू इंफिनिटी। सो नेशनल इमरजेंसी का कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, अगर रीअप्रूवल मिलता रहे दोनों हाउसेस का अप टू इंफिनिटी जा सकता है वो। लेकिन प्रेसिडेंट रूल का टाइम फिक्स है। तो क्विकली याद कीजिए, अगर राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है और प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया तो 2 महीने के अंदर अंदर हाउसेस के अप्रूवल के बाद 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। इसके बाद फिर से अगर रीअप्रूवल मिल जाता है और सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस का, तो 6 महीने और चलेगा। लेकिन इस 1 साल के बाद अगर प्रेसिडेंट रूल को और आगे बढ़ाना है तो 2 ग्राउंड एडिशनल चाहिए। एक, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर एंड स्टेट के ऊपर नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट आ रहा है। सेकंड थिंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कराने से, उस पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तो अब इन 2 एडिशनल ग्राउंड पर प्रेसिडेंट रूल को आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल आप 6 महीने करके 2 साल और आगे चला सकते हैं। तो 1 + 2 = 3 years is the maximum period of president rule in any state. So this is a wrong statement. Third statement, the parliamentary resolution approving the national emergency needs to be passed by simple majority, whereas a special majority is needed in president rule. उल्टा कर दिया गया है। याद रखें, नेशनल इमरजेंसी को 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउस से अप्रूवल चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। कौन सी स्पेशल? 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए पहली बात तो 2 महीने का टाइम मिलेगा, 2 महीने में आपको अप्रूवल चाहिए और सिंपल मेजोरिटी से चाहिए। सो थर्ड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वी हैव टू फाइंड आंसर, ओनली वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding national emergency and find correct statement as your answer. It may be noted that president can declare national emergency only after the actual occurrence of war. तो देखिए ये लाजमी नहीं है, हालांकि ग्राउंड है एक वॉर, लेकिन एक्चुअल ऑकरेंस की जरूरत नहीं है। सो अगर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय वे ऑफ वॉर और एक्चुअल ऑकरेंस नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये इंटेल है या हमारी पुख्ता जानकारी है कि वॉर छिड़ सकती है कंट्री के साथ, कोई हम पे हमला कर सकता है, तो फिर बिफोर एक्चुअल ऑकरेंस से पहले भी हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। देन प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ऑन, ओके पहला स्टेटमेंट ओनली आफ्टर, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये याद रखिए, ठीक है। The president can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from prime minister. अब रिटन की शर्त तो है, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर देंगे? अब ये मत सोचिए प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट एक ही बात है यार, नहीं, टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बाय 44th amendment 1978 कैबिनेट वर्ड वाज एडेड टू आर्टिकल 352। सो 44th amendment के बाद प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ
कैबिनेट, कैबिनेट इज द राइट। हालांकि उसके बाद कभी नेशनल इमरजेंसी लगी नहीं, तो ऐसा कभी लिखने का मौका आया नहीं। देन थर्ड, the 42nd Amendment Act of 1976 enabled the President to limit the operation of national emergency to specified part of India. Very correct statement. देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्डिंग थी उसे क्लियर नहीं था कि सारे देश में इमरजेंसी लगेगी या एक पार्ट में। तो जो इंटरप्रिटेशन होती है वो लगता है नेशनल इमरजेंसी तो पूरे देश में लगेगी। 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्लॉज में चेंज किया गया और ये कहा गया नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट। तो ये भी क्लियर कर लें कि नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो रही तो ऐसा नहीं कि सारे देश में लगाई जाएगी। मतलब खुदा ना करे मान लीजिए पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान से जंग लग गई, तो सारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाने की जगह प्रेसिडेंट साहब कह सकते हैं, सरकार कह सकती है कि भाई जेएंडके कवर कर लेते हैं, हिमाचल कवर कर लेते हैं, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा, राजस्थान, इस तरीके से इस एरिया में लगाते हैं, बाकी कर्नाटक को क्यों परेशान करना है। एक पार्ट इंडिया के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में या डिफरेंट पार्ट्स में भी इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है एंड डन बाय 42nd अमेंडमेंट। सो हियर आवर आंसर इज सी, 3 only is correct. Moving to a national emergency cannot be declared for। यार ये क्वेश्चन मैंने डाला फिर निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे फिर डालना पड़ गया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे खड़े हुए, और डिस्कशन के बीच में ही मतलब ये चीज़ आ गई कि नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स क्या हैं अभी या पहले क्या थे, एंड सम ऑफ स्टूडेंट गॉट कंफ्यूज्ड। तो बड़ा बुरा सा लगा मुझे, या कम से कम ये जरूर याद करेंगे, ठीक है। सो आई बिलीव यू नो ऑल, तो इसको बस आप अच्छे से याद कर लें, इसको मैं हाईलाइट करने के लिए करवा रहा हूँ और कोई वजह नहीं इस क्वेश्चन को करवा रही। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्म्ड रिबेलियन। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड थे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। बाय 44th अमेंडमेंट, बाय 44th constitutional amendment 1978, this internal disturbance word was replaced, इसको डिलीट कर दिया गया और वर्ड लाया गया आर्म्ड रिबेलियन। तो आज अगर इमरजेंसी लगेगी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन पे लगेगी, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे नहीं। इंटरनल डिस्टर्बेंस एक लार्जर कॉनोटेशन वर्ड था, आंतरिक गड़बड़ी कुछ भी हो सकती है। लाइक थर्ड इमरजेंसी की बात करें तो जेपी मूवमेंट को बेस बना के यार बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है सरकार का, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस करार दे दिया गया। इसका मतलब कल को कहीं कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो भी सेंटर सरकार इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम देकर इमरजेंसी का मिसयूज कर सकती है। तो बोले यार इंटरनल डिस्टर्बेंस हटाते हैं, आर्म्ड रिबेलियन जो एक लिमिटेड कॉनोटेशन वर्ड है। आर्म्ड रिबेलियन इंटरनल फैक्टर, हमारे ही सिटीजन ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं, जैसे नक्सलिज्म, माओइज्म। सो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। नाउ मूव टू consider the following statements and find correct statement as your answer. National emergency can be declared even if security of India is not threatened, but there is a case of imminent danger. तो वही चीज है कि भाई अगर imminent danger भी है तो भी क्या हम नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। अब ये जो वेरिंग डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, जैसे ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है, बिफोर एक्चुअल ऑकरेंस ऑफ वॉर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। अब एक तीसरा वेरिएशन हम देख रहे हैं, द नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर इफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट थ्रेटेंड, बट इफ देयर इज अ केस ऑफ इमिनेंट डेंजर। तो मतलब ये तीसरी डिग्री ऑफ वेरिएशन। तो ये भी कहां से निकल के आ रहा है, जो आपका आर्टिकल 352 है उसका एक्सप्लेनेटरी क्लॉज है, वहां पर इस तरह की वर्डिंग यूज की गई है, इफ देयर इज इमिनेंट डेंजर। तो फिर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हालांकि बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट बनानी होती तो थ्रेट एंड इमिनेंट डेंजर हम कहते थे, बट बस मैं ये वेरिंग डिग्री आपको जो 3 दी गई है नेशनल इमरजेंसी ग्राउंड में वो प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। देन द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑलवेज अप्लाइज टू होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नो सर, बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 it can be in place in a part of India as well. So one only is our answer. Okay. Going to consider following statements, and this is about assertion and reasoning. The Constitution authorizes the President to suspend the right to move to any court for the enforcement of certain fundamental rights during national emergency. हम आगे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अंडर आर्टिकल 358, 359 फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। तो पहला स्टेटमेंट क्लियर है। Then all the fundamental rights are automatically suspended
with a proclamation of national emergency. तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी, और यहाँ कुछ ग्राउंड भी नहीं बता रहे हैं किस ग्राउंड पे, सारे फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे. पैलेंटेंट रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे, नहीं होंगे, ऑटोमेटिक होंगे, प्रेसिडेंट के ऑर्डर, वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे. फिलहाल इट इज ओनली ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट. मूविंग टू this the thing related question. Article 359 is confined to the fundamental rights under Article 19, whereas Article 358 extends to all those fundamental rights whose enforcement is suspended by the presidential order. Now this is again थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया. तो suspension of fundamental right clear कर लीजिए during national emergency. Under Article 358, it is provided that if national emergency is proclaimed on two grounds: for external aggression, external factor, so Article 19 will be automatically suspended. उसके लिए कोई ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं. And Article 359 says, if national emergency is proclaimed on any ground, war, external aggression, armed rebellion, then President by order can suspend any fundamental right, but not Article 20 and 21. तो सारे सस्पेंड नहीं होंगे. 20 और 21 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होंगे. और 359 में क्या है कि भाई इसके लिए प्रेसिडेंट को ऑर्डर पास करना पड़ता है, ऑटोमेटिक इफेक्ट नहीं है. पहली स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देन Article 359 extends to the entire country, whereas Article 358 extend to the entire country, whereas Article 359 may extend to the entire country or a part of it. बल्कि उल्टा है. देखिए जैसे ही आर्टिकल 358 इन्वोक हुआ और आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हुआ, तो एंटायर कंट्री में सस्पेंड हो गया. लेकिन जब आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर कोई आर्टिकल सस्पेंड करते हैं, तो फिर जहां जहां इमरजेंसी इन प्लेस है वहां वहां सस्पेंड करेंगे. तो फिर ये आर्टिकल पैन इंडिया भी लग सकता है, एनी पार्ट ऑफ इंडिया जहां नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम है वहां पे भी लगाया जा सकता है. सो द स्टेटमेंट सेज 358 एक्सटेंड टू एंटायर कंट्री. यस सर, एंटायर कंट्री में लगेगा. 359 एंटायर कंट्री या एनी पार्ट ऑफ इट में भी लग सकता है. सो आवर आंसर इज ओनली 2. मूविंग टू which of the following are consequences of president rule? And correct statement should be answer. The president can take up the functions of the state government and powers vested in the governor. ये statement बहुत अच्छे से याद करेंगे आज. हाँ, ये बिल्कुल correct है. The president can take up the functions of the state government and powers vested in the governor. बस क्या एक्सक्लूड करना है? हाई कोर्ट वाली, अगर इसमें हाई कोर्ट की पावर भी डालते हैं, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट पावर, वो एक्सक्लूड करना है, उसकी पावर नहीं लेंगे. Then he can declare the powers of the state legislatures to be exercised by the parliament. जी हाँ, बिल्कुल डिक्लेयर कर सकते हैं. Then a law made by the parliament or president or any other specified authority continues to be operative for 6 months only after the president rule is ended. Now what is your guess on this? क्योंकि ऐसी चीजें पढ़ी तो हैं कि इमरजेंसी सीज होने के 6 महीने बाद वो लॉज खत्म हो जाते हैं. Now this is a wrong statement. तो याद रखिए, नेशनल इमरजेंसी में अगर पार्लियामेंट ने स्टेट टॉपिक पे कोई लॉ बना दिया तो वो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी चलेगा और उसके सीज होने के 6 महीने बाद और चल सकता है. लेकिन अगर प्रेसिडेंट रूल में पार्लियामेंट ने स्टेट टॉपिक के ऊपर कोई लॉ बना दिया है तो ये प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद खत्म नहीं होता है, ये आगे चलता रहे. सो ये परमानेंसी के साथ आता है. सो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो आंसर इज 1 and 2 only. Moving to consider the following about President's rule that is imposed under Article 356 of the Constitution and find correct statement as your answer. It cannot be imposed without the written recommendation of governor of the concerned state. अब गवर्नर का रोल है तो सही, लेकिन यहां पर लिखा है कि बिना गवर्नर की रिपोर्ट के हो ही नहीं सकता है. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आर्टिकल 356 स्टेटेड दैट ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और अदरवाइज. तो अगर गवर्नर ने रिपोर्ट नहीं किया है, इनवाइट नहीं किया है प्रेसिडेंट को टू इंपोज 356 इन द स्टेट, तो भी प्रेसिडेंट साहब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं. गवर्नर की रिपोर्ट पे भी लग सकता है, बिना रिपोर्ट के भी लग सकता है. Second, every proclamation of president's rule must be approved by both House of Parliament within a stipulated time.
And we know what is the stipulated time, that is 2 month. 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको अप्रूव करवाना. So answer is B, only 2. Next is in the SR Bombay versus Union of India 1994, several propositions have been laid down by the Supreme Court on imposition of president rule in a state under Article 356. And these includes. So there's a landmark case on proper use and misuse of Article 356. और इस लैंडमार्क केस में खासकर एक इंपॉर्टेंट चीज कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड के कौन से ग्राउंड हैं जो 356 के प्रॉपर यूज को बताएंगे और कौन से ग्राउंड हैं जो 356 का इम्प्रॉपर यूज बताएंगे. हेंस इम्प्रॉपर ग्राउंड पर फ्यूचर में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता. लेट्स गो. State government pursuing anti-secular politics is liable to the action under Article 356. It is correct statement. सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और इस केस में होल्ड किया गया था कि अगर गवर्नमेंट खुद एंटी सेक्युलर पॉलिटिक्स कर रही है या सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है तो फिर वहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है प्रॉपर ग्राउंड. द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन ऑफ इंपोजिंग प्रेसिडेंट रूल इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू ओनली when president acts against the advice of council of minister. This is a wrong statement. मतलब अगर council of minister के advice के against act कर रहे हैं तब ही judicial review हो पाएगा. नहीं सर, इस केस में judicial review का दायरा बढ़ाया गया था, बल्कि ये भी कहा गया था कि क्या प्रॉपर मटेरियल है जिसके आधार पर आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया, हम उसके क्रेडेंशियल को भी चेक करेंगे. मेलाफाइड बोनाफाइड इंटेंशन तो करनी है, क्या क्रेडिबल मटेरियल था अबाउट द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, हम उस मटेरियल की क्रेडेंशियल्स को भी चेक करेंगे. सो जुडिशियल रिव्यू का दायरा यहां पर ज्यादा है. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड only after the parliament has approved the presidential proclamation. This is correct. Now this is safeguard, like कि प्रेसिडेंट रूल तो आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने के बाद आप ये कीजिए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रखिए और अगर पार्लियामेंट अप्रूवल हो जाता है तब डिसॉल्व करें. क्योंकि अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं हुआ बाई चांस और आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी है तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. आपको या तो इलेक्शन कराना पड़ेगा या फिर उसको अब डिसॉल्व को आप रीइंस्टेट कैसे करेंगे, या तो कोर्ट ऑर्डर पे करना पड़ेगा. तो इसलिए वेट करें पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल में और उसके बाद आप असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं. सो आंसर हियर इज सी 1 and 3 ओनली. अच्छा, इसमें एक आप और प्रैक्टिस करेंगे. एसआर बॉम्बई जजमेंट के अंदर जो ग्राउंड ऑफ प्रॉपर यूज है और ग्राउंड ऑफ इम्प्रॉपर यूज है उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. मूविंग टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about president rule and find true statement as your answer. There is no maximum time limit for both national emergency and president rule if continuously approved by parliament. अब पहले हमने इस तरह का एक स्टेटमेंट किया है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश की कि अगर कॉन्टिन्यूस अप्रूवल मिलता जाए पार्लियामेंट का तो कोई टाइम लिमिट नहीं है नेशनल इमरजेंसी के लिए भी और प्रेसिडेंट रूल के लिए. तो याद रखें नेशनल इमरजेंसी के लिए बात सही है. अगर कॉन्टिन्यूस अप्रूवल मिलता रहा दोनों हाउसेस का विद स्पेशल मेजॉरिटी एट 6 months ऑफ कोर्स तो अनफिनिटी तक जा सकती है. लेकिन प्रेसिडेंट रूल हमने बात की ऑन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी 6+6 1 साल और एडिशनल ग्राउंड that national emergency has been imposed in that state and election commission of India has denied 2 hold elections in that state. तब इन दो ग्राउंड पे 6 महीने करके 2 साल और. तो इसका मतलब प्रेसिडेंट रूल के लिए विद अप्रूवल ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी 3 साल का मैक्सिमम पीरियड हो सकता है. पहली स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देन president rule can be imposed in a state which is proved to have engaged in maladministration in the state. यार ये स्टेटमेंट गलत है और एसआर बॉम्बे में एक और अच्छी चीज की गई थी कि फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मैल एडमिनिस्ट्रेशन और फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को अलग कर दिया गया था. मतलब अगर ये में मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो शायद वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट की जरूरत है. इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ग्राउंड काउंट नहीं करेंगे. तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं किसी स्टेट में करप्शन बहुत ज्यादा है, इन ग्राउंड्स के ऊपर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता. हेंस नन ऑफ द अबव इज आंसर. मूविंग टू consider the following statements in respect of financial emergency under Article 360 of the Constitution and find correct statement as your answer. A proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months
unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both houses of parliament. Correct statement. फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 इम्पोज होने के बाद अगर 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल ना मिला तो ये सीज कर जाएगी. अप्रूवल मिल गया तो कंटिन्यू. इफ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन is it is competent for the President of India to issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the Union, but excluding the judges of Supreme Court and High Court. अब एक तो चीज हमें पता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं, इनकी सैलरी कट की जा सकती है. लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ल्यूक्रेटिव सा स्टेटमेंट बना दिया लंबा चौड़ा कि सबकी सैलरी कट कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की आप सैलरी कट नहीं करेंगे. वैसे भी चार्ज एक्सपेंडिचर है. तो याद रखें फाइनेंशियल इमरजेंसी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंटली आप याद रखेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी में जजेस की सैलरी भी कट की जा सकती है. हम एक अलग क्लॉज जरूर पढ़ते हैं, हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ड्यूरिंग द पोस्ट जजेस की जो भी सैलरी है वो डिसएडवांटेज पे नहीं ले जा सकते हैं, आप एनहांस कर सकते हैं. लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये सैलरीज डिसएडवांटेज पे भी जा सकती है. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो ओनली वन इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड व्हेन. अब ये डिफरेंट नाम के, कहीं प्रेसिडेंट रूल तो कहीं स्टेट इमरजेंसी कह देते हैं, वो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. ये क्वेश्चन सिर्फ इतना आपको बताना चाहता है कि अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पूछा जाए, दिस इज अ रेफरेंस टू प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल को ही कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है. और अगर कहीं आप पढ़ते हुए ये कहें कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और डिक्लेयर नहीं किया, ये रेफरेंस होता है नेशनल इमरजेंसी के लिए. सो हियर इट कम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट और स्टेट्स हैज फेल्ड. यस सर, प्रेसिडेंट रूल की डेफिनेशन है. एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, वो तो नेशनल इमरजेंसी है. नेशनल इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी नहीं कहा जाता. तो याद रखें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड इन द स्टेट. इसके कनेक्शन से भी याद कर लीजिए. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व्ड विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन एंड इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर. नहीं सर, सेंटर नहीं, स्टेट के लिए अगर ये बात होती तो करेक्ट हो सकता था. एनी ऑफ द अबव, नो सर. चले आगे. Which of the following duties have been constitutionally prescribed for the center to exercise control over the state administration? तो सेंटर के पास कौन कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं जो स्टेट के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करने की पावर उनको देता है? टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस. ऐसी कोई ड्यूटी है क्या सेंटर की, या स्टेट को खुद ही इन चीजों से निपटना होगा? तो याद रखें under article 255, this is the duty of the center to protect every state against external aggression as well, और साथ ही इंटरनल डिस्टर्बेंस. और यहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस ही वर्ड है, आर्म्ड रिबेलियन नहीं किया गया है. तो सेंटर स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा एक्सटर्नल अग्रेशन से भी और इंटरनल डिस्टर्बेंस से भी, ये उसकी ड्यूटी है. तभी आप देखें स्टेट्स भारी मदद लेते हैं सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की, कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आ जाए तो. Then, to ensure that corruption and maladministration do not affect state government. नहीं, ऐसी कोई ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को नहीं दी गई है कि आप स्टेट में करप्शन और मेल एडमिनिस्ट्रेशन से डील करेंगे. स्टेट खुद डील करेगा. सो हियर आंसर इज ओनली वन. मूविंग टू, which of the following statement about financial emergency is incorrect? Incorrect कौन सी है? Article 360 empowers the president to proclaim a financial emergency. बिल्कुल सर, कर सकते हैं on the advice of Council of Ministers. A proclamation declaring financial emergency must be approved by both Houses of Parliament within 2 months from the date of its issuance. Yes, 2 महीने के अंदर अंदर सिंपल मेजॉरिटी से करना है. There is no maximum period prescribed for its operation. अब हम नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के मैक्सिमम टाइम पीरियड पर क्वेश्चन कर चुके हैं. अब यहां पर लिखा हुआ है कि कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऑपरेशन का. इट इज करेक्ट. और साथ ही रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स कॉन्टिन्यूएंस. जैसे प्रेसिडेंट रूल
और नेशनल इमरजेंसी, दोनों के लिए हर 6 महीने पे रीअप्रूवल चाहिए होता है। तो क्या यहां पर भी हर 6 महीने पे रीअप्रूवल के बाद आप इसको कितना भी चला सकते हैं? आंसर इज नो ना। समझें इस चीज को। प्रेसिडेंट रूल या नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई हैं और उसके बाद उनमें कुछ सुधार हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या फिर अमेंडमेंट्स के थ्रू। प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी से अगर हम इतर फाइनेंशियल इमरजेंसी को देखें तो ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई इंडिया में, आज तक नहीं इन्वोक की गई है। तो ऐसा बहुत ज्यादा रिफॉर्म का हम मौका भी नहीं मिला। तो एक चीज याद रखें, वंस फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड एंड अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसके बाद देयर इज नो पार्लियामेंट्री चेक अपॉन द इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में है कब इसको हटाते हैं, क्योंकि हर 6 महीने या अदर पीरियड पे री अप्रूवल का कोई प्रोविजन यहां पर नहीं रखा गया है। सो आवर आंसर हियर इज ई, repeated parliamentary approval is not required. Next question, consider the following statements regarding 5th and 6th schedule of Indian Constitution and find correct statement as your answer. Now, lengthy statements हैं यहाँ पर देख लेते हैं. The 5th schedule deals with the administration and control of scheduled areas and scheduled tribe in all states of India. All states of India. यहीं पर गलत हो जाएगा और आगे और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों है अभी आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर, ऑल्टर और असाइन scheduled areas under 5th schedule in consultation with governor of that state. Yes sir, president is empowered. याद रखें, शेड्यूल 5 में जब शेड्यूल्ड एरिया अनाउंस किया जाता है किसी एरिया को, तो इसके अनाउंसमेंट की पावर प्रेसिडेंट के पास है। हालांकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर गवर्नर के पास दे दी जाएगी, लेकिन शेड्यूल्ड एरिया बनाना, उसको घटाना, उसको हटाना, डीनोटिफाई कर देना, ये प्रेसिडेंट के पास पावर। देन द 6th schedule provides for the administration of tribal area in the state of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram through autonomous district councils and regional councils. लॉन्ग स्टेटमेंट है, काफी सारी इंफॉर्मेशन एक ही चीज के अंदर दे दी गई है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है और इसी के आधार पर हम पहली स्टेटमेंट को रॉन्ग करेंगे, क्योंकि 5th शेड्यूल बनाया गया है भारत के बाकी सभी राज्यों को लेकर, 4 राज्यों को छोड़ के। 4 स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए स्पेसिफिकली 6th शेड्यूल डिजाइन किया गया है। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग होगी इस वजह से। और दूसरा, यहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती हैं, 30 मेंबर की होती है, और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नीचे अगर एक से ज्यादा ट्राइब रह रही है तो फिर रीजनल काउंसिल बनाई जाती है डिफरेंट ट्राइब्स के लिए। सो स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन गवर्नर हैज द पावर टू ऑर्गेनाइज, reorganize autonomous district councils and regions under 6th schedule. This is correct. तो एक बड़ा फर्क याद रखिएगा, शेड्यूल 5 में शेड्यूल्ड एरिया को बनाने, घटाने, हटाने की पावर है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन 6th शेड्यूल में जो इसी ट्राइबल एरिया को जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है और फिर वहां काउंसिल बनाई जाती है, ये पावर प्रेसिडेंट के नहीं, गवर्नर के पास। तो ये डिफरेंस 5th और 6th का याद रखिएगा, प्रेसिडेंट की पावर 5th में और गवर्नर की पावर 6th शेड्यूल के अंदर। So our answer is C. 3 only statements are correct. Moving to, consider the following statements about the effects of president rule in India. The state legislative assembly continues to hold sessions, but civilian government loses all authority. बकवास statement है। So here it comes. क्या इफेक्ट होता है लेजिस्लेचर के ऊपर? जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया कि प्रेसिडेंट रूल अगर इंपोज होता है, स्टेट गवर्नमेंट इज इमीडिएटली डिसमिस्ड and legislative assembly can be kept under suspended animation or dissolved altogether. जैसे एसआर मोमी ने कहा था, सस्पेंडेड में रखिए और अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद डिसॉल्व कर। तो किसी भी सूरत में अब चाहे सस्पेंड है चाहे डिसॉल्व है, ये सेशंस होल्ड नहीं कर रही है। रॉन्ग स्टेटमेंट। Then the parliament becomes empowered to make laws with respect to any matter in the state list in relation to such state. सर क्योंकि यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम ही नहीं कर रही है, तो अगर लॉ की जरूरत पड़ जाए स्टेट को, देन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड स्टेट लिस्ट के किसी भी टॉपिक पर वो लॉ बना सकते हैं। देन द स्टेट इमीडिएटली लूजेस ऑल फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। नहीं सर, ऐसा नहीं है, फंडिंग एकदम से कट नहीं की जाएगी। सो आंसर इज बी, only second statement is correct. Next question, which of the following signify
The difference between martial law and national emergency. So मार्शल लॉ का जिक्र आपको आर्टिकल 34 में मिलता है, फंडामेंटल राइट, और नेशनल इमरजेंसी 352. Let's check. Martial law can be imposed in a specific part of country, whereas national emergency must be applicable throughout the territory of India. तो मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले आप क्वेश्चन कर चुके हैं, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है इस सारे स्टेटमेंट के अंदर सेकंड फ्रेज इसके आधार पे गलत हो जाएगा, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट 1976 में नेशनल इमरजेंसी भी किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में लगाया जा सकता है, ऐसे ही मार्शल लॉ भी किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में लगाया जा सकता है. मार्शल लॉ सस्पेंड्स the concerned civilian government and ordinary law courts, whereas they continue in the case of national emergency. So it is a correct statement. What is martial law? National emergency तो हम समझ चुके हैं. तो सर अगर किसी भी एरिया का लॉ एंड ऑर्डर इस हद तक खराब हो जाए कि पुलिस या फिर आपके सेंट्रल आर्म फोर्स या इन मिलिट्री असिस्टेंस भी आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो फिर वहां पे मार्शल लॉ इम्पोज करके जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको उसकी पावर सस्पेंड कर देंगे और वो एरिया अंडर मिलिट्री कमांड आ जाएगा. तो जो भी मिलिट्री के कमांडिंग ऑफिसर हैं वो सारी पावर वहां पे यूज कर रहे हैं. दैट इज सस्पेंशन ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट. So here it comes. B, 2 only is the answer. Consider the following statements about scheduled areas. Scheduled areas are declared under the law passed by the parliament. Answer is no. This is the constitutional provision. President is constitutionally empowered to declare the scheduled areas. Parliament के law through नहीं, constitution is the source. The concerned state cannot exercise executive power within the scheduled area. Now this is very important. इसको थोड़ा clarity के साथ समझिए. तो देखिए, क्योंकि scheduled area is notified or denotified by the president, तो इसका मतलब ये कतई मत निकाल लीजिएगा कि अब ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरिया हो गया है. हाँ, यहां पर ये जरूर है कि प्रेसिडेंट डायरेक्टिव इशू कर सकते हैं गवर्नर को, और गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन ये स्टेट की एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी से बाहर नहीं है. आखिर जो ट्राइबल वहां पर रह रहे हैं वो स्टेट के रहने वाले हैं, तो स्टेट की गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए वो स्टेप्स लें. तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई लॉ है या स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्पेशल स्कीम प्रोग्राम है, वो भी वहां पर इम्प्लीमेंट होगी. सो जो कैन नॉट एक्साइज, दिस इज रॉन्ग. इट कैन एक्साइज. The administration of these areas entirely under the control of president, as I said. No sir, entirely प्रेसिडेंट के अंडर नहीं है. प्रेसिडेंट का इतना रोल जरूर हो जाएगा कि वो शेड्यूल्ड एरिया की बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्टिव इशू कर सकते हैं गवर्नर को, which would be followed. So answer is D, none of the above. ये जो खासकर है कंफ्यूजन कई बार रहता है कि सर स्टेट की इज्जत से बाहर हो जाएगा, ये क्लियर कर लीजिए. स्टेट भी ऑपरेट करते रहेंगे. या फिर एक और प्रोविजन आप याद कीजिए, गवर्नर कैन मॉडिफाई द स्टेट लॉज एंड सेंट्रल लॉज जो शेड्यूल्ड एरिया में एप्लीकेबल होने वाले हैं विद द सूटेबिलिटी ऑफ ट्राइबल कल्चर. या फिर वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पार्लियामेंट्री या स्टेट लॉ यहां लागू नहीं. चलिए आगे. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 6th शेड्यूल एंड करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी आंसर. द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स. यस सर, हम पहले ही कर चुके हैं. शेड्यूल 5 में प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड. शेड्यूल 6 में governor is empowered to organize and reorganize autonomous districts. If there are different tribes in autonomous district, the governor can divide the district into several autonomous region. तो सिंपल इसको समझ लें, यहीं पर आगे भी स्टेटमेंट ऐसे आएगी कि अगर मान लीजिए एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर एक तो होगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और अगर इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा ट्राइब रह रही हैं तो फिर उतने ही ऑटोनोमस रीजन में इसको बांट देंगे और यहां पर होगी रीजनल काउंसिल. और क्योंकि एक रीजन में एक ही ट्राइब रह रही है तो उसके नीचे फिर एक ही ट्राइब के विलेज एरियाज होंगे, लोकल एरियाज जो जहां पर होंगे विलेज काउंसिल्स. सो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल, विलेज काउंसिल, कुछ पंचायती राज जैसा ही मॉडल यहां पर भी है. सो इट इज करेक्ट. द नॉमिनेटेड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. अधूरी सी स्टेटमेंट है, बस समझ लीजिए. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के 30 मेंबर होते हैं जिसमें 26 आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द ट्राइब एंड रेस्ट आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. अब ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर हैं इनकी टर्म तो 5 साल है, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं
दे फंक्शन ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर, बिकॉज वो प्रोविजनिंग की गई है तो हम याद रखेंगे फाइव प्लेजर ऑफ गवर्नर के ऊपर. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो आंसर इज ए 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट, हालांकि कवर हो चुका है लेकिन मैं इसको इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करने के लिए, बहुत सारे स्टेट में पूछा जाता है और फिर हम गलती करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से कंफ्यूज करते हैं. सिक्स्थ शेड्यूल स्पेशली किन स्टेट्स के लिए कार्व्ड आउट है? सिक्स शेड्यूल की प्रोविजन किन किन स्टेट में लागू होती है? सो याद रखें, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन ही चार स्टेट में सिक्स शेड्यूल लागू होगा. तो इसमें कहीं कोई नागालैंड डाल देंगे, कोई अरुणाचल डाल देंगे, उस सबसे बच के रहना है. असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जिसको ATMM बोल देते हैं, या फिर ऐसे याद रखते हैं कि उस ATM स्क्वायर जिसमें मनी नहीं है, मतलब मणिपुर नहीं है. बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं स्टूडेंट्स के इसको याद रखने के, तो ये याद कर लेना है. मूविंग टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द ट्राइबल एरियाज इन द 4 states ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम fall outside the executive authority of state concern. तो इससे पहले हमने किया था कि शेड्यूल 5 में जो शेड्यूल्ड एरिया है, क्या वो स्टेट एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी से बाहर चला जाता है? वहां पे आंसर नो है. तो क्या यहां पर यस हो जाएगा? आंसर यहां पर भी नो है. भाई उसी स्टेट के रहने वाले ट्राइबल जो लोग हैं, और यहां पर नॉन ट्राइबल भी तो रह रहा है. अगर कोई शेड्यूल्ड एरिया है शेड्यूल 5 में, या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर ट्राइबल की मेजोरिटी हो सकती है. ऐसा तो नहीं है कि नॉन ट्राइबल बिल्कुल नहीं है. तो ये चीज याद रखें, दोनों में ही स्टेट एग्जीक्यूटिव की कैपेसिटी से बाहर नहीं है ये एरिया. Then they have been constituted as autonomous districts under sixth schedule of the constitution. Yes, it is correct. उनको इसी मैं कहना ही चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया है सर. शेड्यूल 5 में आपने उसको शेड्यूल एरिया कह दिया, शेड्यूल 6 में आपने उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट करार कर दिया. सो सर, assertion is incorrect but R is correct. चलें आगे. Consider following statement about autonomous districts and their functioning in the sixth schedule area of the Constitution. If there are different scheduled tribe in an autonomous district, the governor may, by notification, divide the area or areas inhabited by them into autonomous region. Statement पहले भी कर चुके हैं, correct. और यहाँ पर याद रखिएगा, गवर्नर के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट के पास नहीं. There shall be a district council for each district of which all members shall be elected on the basis of adult suffrage. यहां पर क्योंकि all word यूज कर लिया इन्होंने, hence incorrect. 30 member हैं, 26 are elected from among the tribe, rest 4 nominated. The district or regional council may make rule with the approval of governor with regard to the matters regulating the formation of the subordinate local council or boards and their procedure. करेक्ट स्टेटमेंट है. और देखिए यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कई बार लोग पैरेलल गवर्नमेंट के तौर पर भी देखते हैं, हालांकि पैरेलल गवर्नमेंट टेक्निकली कहना ठीक नहीं है. जैसे रूल मेकिंग पावर ही ऑन स्पेसिफाइड टॉपिक, रूल मेकिंग पावर ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दे दी गई है, बट विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर. तो भी आप देखें, ये काम तो लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है ना, कि लेजिस्लेटिव असेंबली विद कंसेंट ऑफ द गवर्नर लॉ मेकिंग करती है. ऐसी ही कुछ व्यवस्था यहाँ पर भी ले हैं. तो विद अप्रूवल ऑफ द गवर्नर, डिफरेंट स्पेसिफाइड टॉपिक्स जैसे लोकल काउंसिल्स बनानी है या बोर्ड्स बनाने हैं, उनका प्रोसीजर डिसाइड करना है, इस पर ये रूल मेकिंग कर सकते हैं. तो अपना आंसर है C 1 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and find correct statement as the answer. The Indian Constitution has given the status of national language to Hindi. I believe you know. India has no national language. तो हिंदी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज का. ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किए जाने वाली लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज. 7th schedule contains the languages recognized by the Indian Constitution. Which schedule? You tell me. 7th schedule is having list, union, state and concurrent. It is 8th schedule which is having 22 languages recognized by the Constitution. Languages in India are grouped as scheduled and non-scheduled languages. इसको थोड़ा होल्ड पर रखते हैं. In India, states have been created on the linguistic basis with the theory of one language, one state. अब ये दोनों ठीक से लग रहे हैं, इनमें से कौन सा है? तो देखिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आंसर हमारा है लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्रिएट किए गए, लेकिन याद रखिए, वन लैंग्वेज वन स्टेट का फॉर्मूला नहीं यूज किया था. फिर हमारे पास 28 राज्य न होते,
शायद 2800 राज्य होते हैं। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड फाइनली क्योंकि नन का ऑप्शन नहीं है, थर्ड। अब थर्ड आप कहेंगे सर कहाँ दिया? देखिए स्टेटमेंट में कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ग्रुपिंग एंड मतलब शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लैंग्वेज रखी गई है 8 शेड्यूल के अंदर, तो बाकी को नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जा सकता है, एक जनरल स्टेटमेंट। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए इज द आंसर। मूविंग टू consider the following statements. The Constitution prescribes continued use of English as the official language of Union even after 15 years of its Constitution. याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने 15 साल तक इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करने के लिए प्रोविजन की थी, लेकिन 1963 में ही, मतलब अभी तो 15 साल पूरे नहीं हुए थे, 1965 में होने थे, 1963 में ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास कर दिया गया। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है जो इंग्लिश को कॉन्टिन्यूड यूज का राइट दे रहा है, और उसके लिए फिर कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की है, आप कितने टाइम तक भी इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ये है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 की प्रोविजन। सो पहली स्टेटमेंट गलत है। Then Constitution does not specify the official language of different states. Correct statement. क्योंकि जो स्टेट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में खुद स्टेट को एम्पावर किया गया कि आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। एक से ज्यादा भी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है स्टेट की। तो आंसर इज ओनली 2। चलिए, कंसीडर फॉलोइंग अबाउट द यूज ऑफ लैंग्वेजेस इन द पार्लियामेंट। अब ये भी स्टेट्स में कई बार इस तरह की स्टेटमेंट आई है कि अगर पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट ऐसा डाल दे। असर्शन है, अ मेंबर ऑफ द हाउस कैन नॉट एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। और हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, मदर टंग में नहीं एड्रेस कर सकते हैं आप, टोटल बार है, और ज्यादातर हिंदी इंग्लिश में हम डिबेट सुनते हैं। ये अच्छे से याद कर लीजिए, रॉन्ग स्टेटमेंट। वैसे हिंदी और इंग्लिश का यूज करना है पार्लियामेंट के अंदर, बट विद द परमिशन ऑफ चेयर कोई पर्सन अपनी मदर टंग में भी कन्वर्सेट कर सकता है, बट हाँ इसके लिए क्या चाहिए? परमिशन ऑफ चेयर चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, और यही चीज लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे भी लागू होती है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश टू बी द लैंग्वेजेस फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट। एज आई सेड, यस, हिंदी और इंग्लिश को वैसे ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए रखा गया है, बट विद स्पीकर चेयर कोई पर्सन, कोई एमपी वो मदर टंग में भी कन्वर्सेट कर सकता है। सो आंसर इज डी, A is incorrect, but R is correct. Next question. In deciding the official language of state, the choice of a state is limited to the languages mentioned in 8th schedule of India. अब इनमें से एक ही ऑप्शन चुननी है, और बड़ा लिक्रेटिव सा है पहले कि हाँ यार ये तो होगा ना, 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस आपने रिकॉग्नाइज की हैं उन्हीं में से चुननी होगी। आंसर इज नो, ऐसी कोई शर्त नहीं है, 8th शेड्यूल के बाहर से भी लैंग्वेज चुनी जा सकती है। लिमिटेड टू द लैंग्वेज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, के उन्होंने कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर रखी है, उन्हीं में से एक चुननी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ईदर एन अबॉर्जिनल लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज और इंग्लिश हिंदी, कि आपकी जो अबॉर्जिनल पुरखों की जबान थी वो, या क्लासिक लैंग्वेज जो 11 है इस वक्त, या फिर हिंदी और इंग्लिश, इसी में से चूज करनी है, या फिर नॉट लिमिटेड एनी लैंग्वेज कैन बी चूज। तो अगर आपने ये टॉपिक पहले तैयार नहीं किया तो शायद आपको सरप्राइज मिले, नॉट लिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है स्टेट के ऊपर कि वो कौन सी लैंग्वेज चुने, कोई भी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। जैसे एक चीज ये कि कई स्टेट ने इंग्लिश, जैसे नागालैंड है, अरुणाचल है, इंग्लिश को रखा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इंग्लिश तो 8th शेड्यूल के अंदर है ही नहीं, और इंडिया की अबॉर्जिनल जुबान भी नहीं, क्लासिकल जुबान भी नहीं है, फिर भी रखा हुआ है। तो कोई भी लैंग्वेज रखी जा सकती है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं। क्या पंजाब तेलुगु को ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकता है? मन में आया तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो नॉट लिमिटेड। मूविंग टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया फॉर लैंग्वेज टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट ऑफ इंडिया? अब वैसे तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है, तो सिर्फ वो पावर हाईलाइट करने के लिए क्वेश्चन है। If the governor is satisfied that certain language should be recognized and declared so officially, नहीं, गवर्नर के पास ये पावर नहीं।
If the state legislature passes the resolution, नहीं सर ये भी नहीं रखा गया है. When the president is satisfied that a substantial population of the state speaks that particular language and declares so officially. ये सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है. तो ये याद रखें कि वैसे तो कोई लाजमी नहीं है कि कितने लोग उस स्टेट में उस लैंग्वेज को बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, कि मेजोरिटी बोलती है माइनॉरिटी, ये कोई क्राइटेरिया नहीं. लेकिन एक जगह प्रेसिडेंट को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए पावर दिया कि अगर उनको लगता है कि एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन स्टेट में कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रही है तो डायरेक्टिव इशू कर सकते हैं कि इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाए. सो सी इज अवर आंसर. सिर्फ ये प्रोविजन हाईलाइट करने के लिए क्वेश्चन. सो दैट विल बी ऑल. इसमें लैंग्वेजेस में खासकर आप एक तो ये करें कि जो नई लैंग्वेज इंक्लूड हुई हैं वो अच्छे से कर लें, उसके क्राइटेरिया और अच्छे से कर लें. एक क्वेश्चन बहुत ट्रेडिशनल सा है, आ जाता है, हालांकि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया. मैं चाहता हूँ आप जरूर प्रैक्टिस करें, किसी और टेस्ट में आपको मिल जाएगा कि जो 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस हैं, तो ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन कि उसमें से कौन सी लैंग्वेज है कौन सी नहीं है, और अमेंडमेंट के साथ कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी. ये आपका होमवर्क है. इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे या टॉपिक प्रिपेयर करेंगे. दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.